नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, कल के वीडियो सेशन में हमने चर्चा की थी कुनिंद राजवंश के समकालीन और कुनिंद राजवंश के बाद किस किस राजवंश ने उत्तराखंड में शासन किया। तब चाहे उसमें कुषाण वंश हो, यौधेय राजवंश हो, कर्तृपुर राजवंश हो, नागवंश हो, यदुवंश हो या फिर मौखिर राजवंश हो, इन सभी राजवंशों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो आज के वीडियो सेशन में हम मौखिर राजवंश के बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति थी और किस तरीके से यहाँ पर हर्ष का उदय हुआ और हर्ष के बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति थी और कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो सेशन में हमने चर्चा की थी कि उत्तराखंड में जिस समय गुप्त राजवंश का पतन हो गया था तो यहाँ पर एक शासन कर रहा था एक राजवंश जिसका नाम था कर्तृपुर राजवंश। और कर्तृपुर राजवंश को समाप्त करने का जो श्रेय ज़्यादा था वो किसको ज़्यादा था? नाग राजवंश को ज़्यादा था। और नागों का अस्तित्व उत्तराखंड से मिटाने का श्रेय कन्नौज के मौखिर राजवंश को जाता है। और मौखिर राजवंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? आपका ग्रहवर्मा था, जिसकी बहन राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? हर्ष के साथ हुई थी। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि हर्षवर्धन के साथ जैसे विवाह हो जाता है तो यह संपूर्ण क्षेत्र हर्षवर्धन की ससुराल के रूप में जाना जाता है। और अंत में ग्रहवर्मा की हत्या होने के बाद यह संपूर्ण क्षेत्र किसके अधीन आ जाता है? तो हर्षवर्धन के अधीन आ जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, उस समय यह संपूर्ण क्षेत्र कन्याकुब्ज के नाम से जाना जाता था। आपको थोड़ा याद रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय यह क्षेत्र किस रूप में जाना जाता था? तो कन्याकुब्ज के रूप में जाना जाता था। और कन्याकुब्ज में हर्षवर्धन के द्वारा टैक्स कलेक्शन के लिए एक सामंत नियुक्त किया गया था जिसका नाम था सेनवर्मन। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड में जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा इसको कलेक्ट करके किसको पहुंचाता था? तो हर्ष को पहुंचाता था। तो इस तरीके से उत्तराखंड में हर्षवर्धन शासन की देखरेख करता था। अब दोस्तों, हर्षकाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट काल हो जाता है क्योंकि इसी समय चीनी यात्री वेनसांग भी भारत आया था जो 629 ईस्वी से और 645 ईस्वी तक भारत में भ्रमण करता रहा था। और इसी के शासनकाल में 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी जिसका अध्यक्ष वेनसांग को ही बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हर्ष के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो हर्षवर्धन ही था जिसने कुंभ मेले की शुरुआत सबसे पहले की थी, जो आज आपका हरिद्वार में भी लगता है, गंगा नदी के किनारे। कुंभ मेले का आयोजन 4 क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें आपका हरिद्वार हो गया, दूसरा आपका प्रयाग हो गया, तीसरा आपका उज्जैन हो गया, लास्ट आपका क्या हो गया? नासिक हो गया। तो इन सभी कुंभ मेलों की शुरुआत किसके समय काल में हुई थी? तो हर्षवर्धन के काल में हुई थी। तो दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात यहाँ पर कई छोटे छोटे स्वतंत्र शासकों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है यह आता है आपका ब्रह्मपुर का। दूसरा जो प्रांत था आपका ये था आपका गोविशान और तीसरा था आपका शत्रुघ्न नगर। इसमें जो सबसे बड़ा प्रांत था आपका ये ब्रह्मपुर था। और ब्रह्मपुर की स्थापना का श्रेय जाता है पौरवों को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पौरव राजवंश का उदय यहीं से होता है, ब्रह्मपुर से, जिन्होंने 600 ईस्वी से लेकर और 800 ईस्वी के बीच में उत्तराखंड में अपना शासन स्थापित किया। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इनके कई सारे ताम्रलेख हमें प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा और बागेश्वर वाले क्षेत्र से, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा, जिसमें हमें 2 पौरव शासकों की जानकारी मिलती है। पहला आपका विष्णुवर्मन, दूसरा आपका द्युतिवर्मन। तो इन सब की जानकारी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसी क्षेत्र में 700 ईस्वी के लगभग एक नए राजवंश की उत्पत्ति होती है जिसे हम जानते हैं कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से। तो इंपॉर्टेंट है। तो कत्यूरों की उत्पत्ति भी कहाँ से होती है? तो इस वाले क्षेत्र से होती है, कत्यूर घाटी से होती है। और कब होती है? 700 ईस्वी से। और लगभग 1000 ईस्वी तक इनके 14 शासकों ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर कई छोटे छोटे राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करना शुरू कर दिया था। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो देवप्रयाग के कल्याणवर्मन का राज्य भी था, ऊपर से आपका न्योखिर राजवंश का शासन भी था। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे गढ़ों का निर्माण भी इसी काल में होने लग गया था और ये सभी गढ़ अपनी स्वतंत्र सत्ता को यहाँ पर हासिल कर रहे थे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात उत्तराखंड कैसे इन छोटी छोटी टेरिटरी में बंट गया था और अपनी स्वतंत्र सत्ता को हासिल करने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हर्षकाल और हर्ष के पश्चात पौरव वंश की डिटेल इस वीडियो सेशन में ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर्षकाल से रिलेटेड पहला फैक्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हर्षवर्धन के काल में इस क्षेत्र को कन्याकुब्ज के नाम से जाना जाता था, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया। और इसी के काल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था और वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में इसके उत्तराखंड आने का विवरण हमें मिलता है। तो दोस्तों, आपसे एक किताब कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब हम जानकारी ले लेते हैं कि वेनसांग
कहाँ कहाँ पर आया और इसने किस किस क्षेत्रों को किस किस नाम से संबोधित किया। तो दोस्तों वेनसांग द्वारा भारत भ्रमण के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है सी यू की। इंपॉर्टेंट है कि वेनसांग की भारत भ्रमण के ऊपर लिखी गई किताब का नाम क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, सी यू की। इसमें इसके ब्रह्मपुर क्षेत्र या फिर पोलीहीमोपुलो में आने का विवरण मिलता है। तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वेनसांग द्वारा उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, तो पोलीहीमोपोलो या फिर ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया गया। तो दोस्तों अब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर बताया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गंगा नदी से लेकर और काली नदी तक यह ब्रह्मपुर राज्य पूरी तरीके से फैला हुआ था। इसके बाद वेनसांग ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी किया है अपनी पुस्तक सी यू की में। इसके बाद दोस्तों वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये नोट डाउन कर लेंगे आप। वेनसांग ने गंगा को क्या कहा, तो महाभद्रा कहा। हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया, तो मोयू लो कहकर संबोधित किया। और जिसका क्षेत्रफल इसने 20 ली बताया। 20 ली एक चीनी माप है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट फैक्ट है आपका कि काशीपुर को इसने क्या बताया था, तो गोविषाण बताया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि गंगा को महाभद्रा बताया, हरिद्वार को मोयूलो बताया और काशीपुर को क्या बताया, गोविषाण बताया। दोस्तों अब हर्ष के पश्चात उत्तराखंड की स्थिति को हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 3 प्रांतों में टूट गया था आपका कन्याकुब्ज वाला, ब्रह्मपुर, गोविषाण और शत्रुघ्न नगर। तो अब इसकी थोड़ा डिटेल भी ले लेते हैं हम कि हर्ष के पश्चात कन्याकुब्ज 3 भागों में टूट गया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रह्मपुर, गोविषाण और शत्रुघ्न नगर। इनमें से जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली था वो ब्रह्मपुर राज्य था और यहाँ पर हर्ष के पश्चात पौरवों ने स्वतंत्र राज्य घोषित किया जिसका विस्तार गंगा नदी से लेकर और काली नदी तक था। ये फैक्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो अब हम सीधा डायरेक्ट शुरू करते हैं पौरव राजवंश को। तो दोस्तों जो आपका पौरव शासन था इसने उत्तराखंड में 6वीं से 8वीं सदी के बीच में शासन किया। इसके बाद इनकी जो राजधानी थी दोस्तों ये आपकी ब्रह्मपुर थी जिसका वर्णन वेनसांग द्वारा अपनी पुस्तक सी यू की में भी किया गया है। और नोट में जो आपके लिए पॉइंट है यहाँ पर कि इस वन से संबंधित हमें संपूर्ण जानकारी तालेश्वर ताम्रपत्र लेख और अष्टधातु अभिलेख के द्वारा प्राप्त हुई है। ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। यह है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र लेख, इसको आप देख लेंगे। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इस ताम्रपत्र की खोज 1915 ईस्वी में अल्मोड़ा में की गई थी। इसमें हमें विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन जैसे राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश की स्थापना विष्णुवर्मन के द्वारा की गई थी और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक द्युतिवर्मन था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इन फैक्टों को नोट डाउन कर लेंगे कि पौरव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विष्णुवर्मन के द्वारा की गई थी। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था पौरवों का, तो ये था आपका द्युतिवर्मन। इसके अलावा अदर फैक्ट को भी हम जान लेते हैं। तो पौरव वंश के शासकों द्वारा एक उपाधि धारण की जाती थी जिस उपाधि का नाम था महाराजाधिराज परम भट्टारक। तो इंपॉर्टेंट है कि पौरवों द्वारा कौन सी उपाधि को धारण किया गया, तो महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि को धारण किया गया। इसके बाद पौरव शासकों के निवास स्थल को कोट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये फैक्ट। इसके अलावा इस राजवंश की आय का जो प्रमुख स्रोत था ये भूमिकर था। इस काल में जो टैक्स था इसको क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि पौरव शासन काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो क्या कहा जाता, भाग कहा जाता था। जो उपज का 1/6 वसूला जाता था इसे वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता। भाग को कौन वसूलेगा भैया, तो भागिक वसूलेगा। इस फैक्ट को आपने थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस काल में 2 प्रकार की भूमि थी। पहली आपकी केदार भूमि और दूसरी आपकी सारी भूमि। तो केदार भूमि क्या थी, जो आपकी सिंचित भूमि है इसको क्या कहा जाता, केदार भूमि कहा जाता। और असिंचित भूमि को क्या कहा जाता, तो सारी भूमि कहा जाता। अब आपके पास क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पौरव राजवंश में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता, तो केदार भूमि कहा जाता, या फिर असिंचित भूमि को क्या कहा जाता, तो सारी भूमि कहा जाता। इसके अलावा भूमि माप के लिए द्रोणवापम, खरीवापम, कुल्यावापम विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी निकल कर आ सकता है कि द्रोणवापम, खरीवापम, कुल्यावापम विधियों का प्रयोग किस शासन काल में किया जाता था, तो किस शासन काल में किया जाता, पौरव राजवंश के शासन काल में किया जाता। इसके अलावा जो अदर फैक्ट हैं दोस्तों कि राजा के भोजन की व्यवस्था सुपकारपति नाम का एक अधिकारी करता था और पौरव वंश के सेनापति को बलाध्यक्ष कहते थे। जिस तरीके से कुनिंद राजवंश में भी सेनापति को क्या कहा जाता, तो बलाध्यक्ष ही कहा जाता था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको पौरव राजवंश काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी राजवंश के बारे में।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नया आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। और अगर कोई फैक्ट गलत हो गया हो दोस्तों तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा।